Hello, welcome to today's webinar on grief awareness. आज 30th अगस्त है और आज नेशनल ग्रीफ अवेयरनेस डे है और इस दिन पे हम आज एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड ग्रीफ बेटर। तो आज हमारा वेबिनार का टॉपिक ही है अंडरस्टैंडिंग ग्रीफ, हीलिंग, ग्रोथ एंड सपोर्ट। हम सब जानते हैं ग्रीफ ग्रीफ जो है वो यूनिवर्सल है। हर किसी की लाइफ में ग्रीफ कभी ना कभी आता ही है एंड एक नेचुरल इमोशन है जो या इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट, बट हम इससे भाग नहीं सकते, हम इससे एस्केप नहीं कर सकते। हम आज कोशिश करेंगे ग्रीफ को हर तरह से समझने का एंड एक्सप्लोर करेंगे हीलिंग क्या है, पॉसिबल है नहीं हील करना, एंड किस किस तरह का ग्रीफ हो सकता है एंड फ्यू मोर एस्पेक्ट्स। आज हम सूर्या की जहां हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रुमा मैम है, हमारी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। हमारे साथ शिल्पा मैम है, हमारी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड एडीएचडी पेरेंट कोच। हमारे साथ दियाना है, हमारी काउंसलर, एंड माई सेल्फ, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड एडुकेटर। तो हम शुरू ही करते हैं कि ग्रीफ क्या है। ओके, सो ग्रीफ क्या है? ग्रीफ जैसे हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है। ग्रीफ सिंपल सैडनेस या फिर सिर्फ एक इमोशन नहीं होके बहुत सारे इमोशन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। ग्रीफ में एंगर होता है, ग्रीफ में कभी गिल्ट होता है, ग्रीफ में डिसबिलीफ होता है, ग्रीफ में सैडनेस भी होता है, और ग्रीफ किसी ना किसी लॉस के बाद हम फील करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशन है किसी ना किसी लॉस से ट्रिगर होता है, जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट लॉस होता है। ग्रीफ बहुत तरह के होते हैं, बट जो सबसे पहले लॉस सुनकर ही जो हमारे मन में पहला जो ख्याल आता है वो है डेथ। बट ग्रीफ और भी तरह के हो सकते हैं, तो हम जानेंगे कि किस किस तरह के ग्रीफ होते हैं। ग्रीफ में एक आता है टाइप जिसे बेरीजमेंट ग्रीफ जिसे बेरीजमेंट बोला जाता है। बेरीजमेंट एक ऐसा पीरियड है जो कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें जो एक अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो इंसान हमारी ज़िंदगी से जा चुका होता है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक वॉइड क्रिएट कर चुका होता है। तो अचानक से हमको बहुत दुख लगता है, एक झटका सा लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इतने दिनों से हमें उसके साथ ज़िंदगी बिताने की बहुत एक आदत होती है, कहीं न कहीं हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी वजह से उसका चले जाना ये हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो हम एक बहुत शोक में डूब जाते हैं और रोना या फिर गुस्सा करना या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना, ये सब जो भी हमारे इमोशंस होते हैं ये बहुत अंदर अंदर बहुत हमें बुरा लगता है और हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, क्योंकि ये दुख जो होता है बहुत ही गहरा दुख होता है। और बेरीजमेंट में ये भी नहीं कि सिर्फ शोक में डूबे रहना, बल्कि उस शोक से उभरना कैसे है, उस वो जो वैक्यूम में क्रिएट हुआ है उसमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को ढालना है, उसके बिना अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेके चलना है, ये भी एक पीरियड होता है। ये पीरियड कुछ दिनों से लेकर, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक किसी किसी के लिए ये मैन टू मैन वेरी करेगा, ये डिपेंड करता है। तो पीरियड मुझे लगता है कि हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आता ही है। एक दूसरे टाइप का ग्रीफ मैं बताना चाहूंगी, वो होता है एम्बिगियस ग्रीफ। ये ग्रीफ में क्या होता है कि जब हम किसी को खोते हैं, बट नॉट विथ डेथ। अगर कोई आपसे सेपरेट हो रहा है, सपोज कोई कहीं और जाके किसी और कंट्री में सेटल हो रहे हैं, या यूजुअली अगर हम लोग स्कूल के बच्चों का देखें तो उनके फ्रेंड्स किसी दूसरे सिटी जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, या कोई भी रीजन से आप अपने लव्ड वन से दूर हो रहे हैं,
किसी बॉन्ड का खत्म होना, किसी फ्रेंडशिप का खत्म होना जहाँ पे आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, लाइक आपको पता ही नहीं है कि वो बॉन्ड एंड क्यों हुआ है और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो वो सवालों के बीच में जो आप इमोशनली लो फील करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती रही होगी मेरी, तो इंसान गिल्ट ही फील करता है। और इस सब के चलते अक्सर लोग एंजाइटी फील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं। वो एक पूरा एक फेज आपका चलता है जहाँ पे वो कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग विथ योरसेल्फ एंड हमेशा खुद को ब्लेम भी करना कि मे बी शायद मुझसे कुछ गलती होगी या मैं वो कैसे फिक्स करूँ वापस पीछे जाके। तो इफ और बट एंड व्हाई व्हाट ये क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं, तो ये एक तरीके का ग्रीफ होता है। सॉरी, तो टाइप्स के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें और एक ग्रिफ के बारे में भी बताएंगे अभी। तो वो होता है कलेक्टिव टाइप ऑफ ग्रुप। तो उसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सैडनेस में गुजरता है। कब ये होता है? जब पैंडेमिक आता है, जैसे कभी अर्थक्वेक होता है, कभी फ्लड होता है, जैसे हम लोग अभी रिसेंट गुजरे हैं कोविड से। तो ये सब जब आता है तब बहुत सारे एक साथ सफ़र करते हैं, और वो सफ़रिंग जो होता है वो एक दूसरे में शेयर भी करते हैं। तो दुख का जो वातावरण होता है वो बढ़ता है। तो ये होता है कलेक्टिव ग्रिप। राइट। सो और एक तरह का ग्रीफ आई वुड लाइक टू ऐड, वो है एंटिसिपेटरी ग्रीफ, जो किसी भी लॉस से पहले हम फील करते हैं। लाइक जब कोई टर्मिनल इलनेस, कोई हमें डायग्नोसिस मिलता है, या फिर हमें या हमारे फैमिली मेंबर या क्लोज्ड वंस को, या तो ऐसा जब होता है कि जैसे कोई पैंडेमिक में भी हमने ये एंटिसिपेटरी ग्रीफ लाइक फेस किया था कि जब कोई, अगर कोई बीमार पड़ रहा है, पहले ही हमें वो डर बैठना, वो हम एंटिसिपेट करते थे कि मे बी वी विल लूज दिस पर्सन, क्या होगा, सो ये भी एक तरह का ग्रीफ होता है। सो हमने ये समझा कि आप सबने जो जो ऐड किया इसमें हमने ये चीज कॉमन देखा कि ग्रीफ सिर्फ सैडनेस नहीं होता है, राइट। सैडनेस जो होता है वो सिंपल एक इमोशन होता है, और वो छोटी चीजों पे भी, माइनर चीजों पे भी हमें वो ट्रिगर हो सकता है, हमें सैडनेस फील हो सकता है। बट ग्रीफ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ लॉस, या तो जैसे रुमा मैम ने कहा एक कलेक्टिव बिग कोई जैसे नेचुरल कैलामिटीज हुआ, या फिर पैंडेमिक हुआ, कोई बड़ा कुछ हुआ, या फिर जैसे आप लोगों ने कहा इट कैन बी एसोसिएटेड विद डेथ, और इट कैन बी जस्ट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ लॉस, राइट, जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट था, हम उसे खो देते हैं। एंड क्योंकि ये लॉस हम सब लाइफ के डिफरेंट फेजेस में फेस करते हैं, इसी के साथ कुछ मिथ्स आते हैं हमारे, लाइक हम काफी बार कुछ मिथ्स सुनते हैं कि मिसकंसेप्शंस कुछ होते हैं ग्रीफ को लेकर, राइट। कोई अगर इसमें से कोई एग्जांपल आप दे सके। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, दो बहुत कॉमन मिथ्स हैं जो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये फैक्ट है, लाइक रियलिटी है। सबसे पहला तो लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं या उनका जो भी इमोशनल सैड फेस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, द इंटेंसिटी दैट दे फील वो कम हो जाएगा। बट द फैक्ट इज एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। इन रियल लाइफ अगर किसी के लाइफ में कोई ऐसा फेज है जो उनके लिए बहुत मुश्किल रहा हो और उस टाइम वो बहुत दुखी फील किए हो या बहुत कंफ्यूजन रहा हो, वो कुछ टाइम के बाद वो जो महसूस होता है जितने इंटेंसिटी के साथ, पावर के साथ, वो कम हो जाता है। बट कभी कभी जैसे सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिलेशनशिप का ही लेते हैं। किसी टीनेजर का कोई रिलेशनशिप है जो एंड हो गया एंड वो क्लोजर के साथ एंड नहीं हुआ। उसको बहुत टाइम तक एक रहेगा कि सैडनेस रहेगा, शी माइट बी डिप्रेस्ड, शी माइट बी हैविंग अ टफ टाइम। तो 1-2 साल के बाद उससे कोप अप कर ले कि हाँ अब तो मैं नॉर्मल हूँ। बट कभी अगर वो किसी जगह से गुजर रही है जहाँ पे उसने अच्छा खासा मेमोरी बनाया हो, तो इट कैन गेट ट्रिगर्ड। तो आप कुछ टाइम के लिए वापस वही इमोशनल टर्बुलेंस फील करेंगे।
तो ये एक फैक्ट है कि टाइम के साथ आपका ग्रीफ खत्म नहीं होता है, बस जिस पावर के साथ, जिस इंटेंसिटी से हम लोग महसूस करते हैं, वो एक टाइम के बाद कम हो जाता है। एंड दूसरा है कि अभी इंटरनेट के ज़माने में लोग यूजुअली जब भी कोई भी इमोशन फील करते हैं तो वो गूगल कर लेते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। एंड लोग तब ये जानते हैं कि अच्छा, ग्रीफ के 5 स्टेजेस हैं: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे ग्रीफ है या मैं कोई इमोशनल टर्बुलेंस फील कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन, सैडनेस है, तो मैं इन 5 स्टेजेस से गुजरूंगा, मैं ये सारी चीजें फील करूंगा। दे फील दैट, लाइक वो सोचते थे प्रोसेस है पूरा ये। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हर इंडिविजुअल का अलग तरीका होता है और उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकली वो जो फील कर रहा है वो डिफरेंट होता है। कोई इंसान हो सकता है वो एंगर और एक्सेप्टेंस, सिर्फ ये 2 स्टेजेस से गुजरे, या कोई हो सकता है कि वो डिनायल में है, फिर वो डिप्रेशन फेज में है एंड देन एक्सेप्टेंस फेज में। सो इट इज लाइक ग्रीफ एक समुंदर की लहर की तरह होता है कि वो कभी आता है किनारे के पास विथ एवरीथिंग, एक साथ सब कुछ पाइल अप करके, और फिर वो वापस चल जाएगा। एंड हीलिंग भी इसी तरीके की एक जर्नी है। आपका ग्राफ कभी भी अप नहीं जाएगा, इट इज ऑलवेज लाइक कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये 2 मिथ्स एंड फैक्ट्स बहुत कॉमन है जो लोग सोचते हैं। राइट। आपके मिथ्स में ही जो हमें एक पॉइंट मिला, लोगों का एक्सपेक्टेशन, ये तो सच है कि हम इंडिया में है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर स्टेट में ग्रीफ का प्रोसेस या फिर लॉस के बाद का प्रोसेस भी अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कल्चर से आ रहे हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कहीं कहीं जैसे ग्रीफ को एक्सप्रेस करना अच्छा माना जाता है, सोसाइटली आपको एनकरेज किया जाता है कि आप एक्सप्रेस करें। कहीं कहीं ये होता है कि नहीं, आप ग्रीफ को उतना एक्सप्रेस ना करें, आप अपना एक्सपीरियंस खुद जैसे भी करें, डील करें, बट जब आप बाहर आ रहे हैं पब्लिकली, आप खुद को मैनेज करना सीखें, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। इससे कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट अलग तरीके से करते हैं लोगों से कि जिस तरह से मैं ग्रीफ को एक्सप्रेस करती हूँ या मैंने किया था या जैसे हैंडल किया था, कि सामने वाले भी वैसे करें, ये एक एक्सपेक्टेशन होता है। और एक और चीज होती है कभी कभी कि लोगों में हम ये ना बिल्कुल हमें नहीं पता होता है कि दुख से या ग्रीफ से या डिसबिलीफ से कैसे उस इमोशन को हैंडल कैसे करें। अगर हमारे सामने कोई है जिसने कुछ खोया है या किसी को खोया है, हमें नहीं पता होता है कि हम वो कैसे हैंडल करें, तो हम इन मिथ्स का सहारा कभी-कभी लेते हैं कि हाँ, चलो सबकी लाइफ में होता है, आपका भी हुआ है, या फिर हम उनको पुश करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ये कल्चरल एक प्रेशर बन जाता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो तो यार मत करो, कहीं-कहीं हम डायरेक्ट बोल भी नहीं पाते हैं बट एक्सप्रेस कर बैठते हैं कि ये हम नहीं, हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। और कहीं-कहीं अगर सामने वाला एडजस्ट करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहा है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा खींचते भी हैं कि नहीं, आपके साथ इतना बुरा हुआ है, तो अभी आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, आपको अकेले ही टाइम बिताना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ऑन एंड ऑफ होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेटिंग्स। अगर आप ऑफिस में हैं, मे बी वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है वर्सेस अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। बट ग्रीफ की जब हम बात कर रहे हैं, ये हम सबको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि ग्रीफ एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। येस, इट इज़ यूनिवर्सल बट इट इज़ वेरी पर्सनल। हर किसी इंसान का, हर किसी का अपना पर्सनैलिटी के अनुसार, अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार उसका जर्नी अलग होगा और इस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है। एंड आप लोगों ने देखा होगा अपने एक्सपीरियंसेस से, राइट, कि अ, हर किसी का ग्रीफ का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसका ग्रीफ का एक्सपीरियंस अलग होगा वर्सेस अगर कोई बूढ़ा है तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। अम, एक चीज़ तो है, जैसे मैं इससे पहले बात कर रही थी कि एंटिसिपेट जब हम करते हैं कोई लॉस, कि हाँ, अगर अम, हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, लेट्स से हमारे घर में कोई लॉन्ग टर्म से बीमार है या फिर किसी का लेट्स से दूर जाने का कोई प्लान है फॉर स्टडीज, फॉर एजुकेशन, वो अब्रॉड जा रहा है या फिर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, और ये मे भी उस फैमिली मेंबर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट हम ये एंटिसिपेट करते हैं, तो कहीं मे भी यस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर है, एक्सपीरियंस है, बट हम कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं कि ये होने वाला है, मैं उनको मिस करूंगी, या फिर ठीक है, ओके, हम
थोड़ा एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये एक तरह की तकलीफ है, ये ईज़ी नहीं है, ये भी तकलीफ है, बट सडन जब लॉस होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस आजकल अम, यही मेरे दिमाग में आ रहा है बिकॉज़ बहुत रीसेंट हमारे लाइक एक क्लाइंट आकर बता रहे थे कि जो कोई उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके ब्रदर हैं, वो रात को आए, सबने एक साथ बहुत अच्छा खाना खाया एंड देन रात को वो सोने गए, सुबह उठ के उनको पता चला द ब्रदर इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो गई। सो ये जो सडन एक्सपीरियंस था, ये शॉकिंग होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये भी ग्रीफ है बट किसी भी मेंबर के लिए उनके आसपास के हर एक इंसान के लिए इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट क्योंकि वो जब सडन कुछ होता है हमारा ब्रेन उस शॉक से उभर नहीं पाता है। हमें वो ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए ग्रीफ तक पहुंचने की भी हमारी वो लाइक मेंटल स्टेट कभी-कभी नहीं होती है। कुछ लोग इस शॉक से पैरालाइज़ फील करते हैं कि मैं क्या फील करूँ? कुछ फील करना भी है कि नहीं? वो डिसबिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सडन लॉस के सिचुएशंस में कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये हुआ है। हमारा ब्रेन मानता ही नहीं है। सो अगर आप लोग भी इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें। हमारे पास ऐसे एक केस आया था। उसमें एक बच्चा जिन्होंने उनका ग्रैंडमदर को खोया, उनका डेथ हो गया। तो अभी के ज़माने में होता है क्या, जो पेरेंट्स बाहर में भी बिज़ी रहते हैं और घर का कामकाज भी देखना पड़ता है, तो बच्चे के लिए टाइम कभी-कभी कम हो जाता है। तो वो टाइम जो फुलफ़िल करता है वो ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर, वो लोगों का सपोर्ट से मिलता है। तो ये बच्चे का भी वैसा ही था। जैसे ग्रैंडमदर के पास स्टोरी सुनना, उनसे खेलना, ग्रैंडमदर उनको खिला देते थे, ऐसे बातचीत शेयर करना, सब कुछ करते थे। जब उनका डेथ होता है तो बच्चे का पता नहीं चलता जो ये कैसे हो गया और फिर क्या होगा, अब क्या होगा, किसको बताए, क्योंकि इतने दिन से वो तो जो भी कुछ होता था इन्हीं को बताते थे, तो अभी किनको बताए। तो उसमें वो बहुत लॉन्ग टाइम वो शोक में फंस गए थे। फिर उनका ऐसा भी लगता था जैसे डेथ के बाद सभी कोई का फोटोज में माला दिया जाता है, तो वो उसको पसंद नहीं था। वो देखने से उसको और भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो चाहते थे अगर फोटो रखना है तो ग्रुप फोटोज में रखने से फिर भी ठीक है, पर अलग रखने से उनको अच्छा नहीं लगता था, जैसे हमसे अलग हो गए, ऐसा फीलिंग होता। पर ये बात वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भावना अलग है। वो सोचते हैं जो चले गए हैं उनको रेस्पेक्ट के लिए माला वगैरह धूप जलाना ये सब वो करते थे, वो लोग करते थे। तो अभी वो क्या करे, वो तो गुजर रहे हैं ग्रिफ से। अभी पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, पेरेंट्स भी उसके साथ मिलजुल के जो प्रॉब्लम में वो बच्चा झेल रहा है उसको समाधान भी नहीं कर पा रहे। तब क्या किया जाए, ऐसे एक केस आया था। फिर और एक केस आया था एडोलेसेंट में। एक बच्चा था, वो उनका करियर बिल्ड करने के लिए वो जिनके साथ सलाह करते थे, जो कैसे कैसे हम अभी पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका टीचर था। तो वो टीचर के साथ वो बातें करते थे क्योंकि घर में वो उतना कंफर्टेबल नहीं था बात करने के लिए। और शायद उनका ये भी समझ में आता था जो मैं जो करियर चूज करना चाहती हूँ, तो वो मेरा पेरेंट्स उतना नहीं समझ पाएंगे, टीचर ज्यादा समझेंगे। तो टीचर के साथ वो सलाह करते थे। पर एक समय ऐसा आया, टीचर को उस जगह छोड़ना पड़ा, वो दूर चले गए। तो दूर चले जाने का बाद फोन में तो बातचीत होता है, पर जाके खुल के मिलना और बातें करना, घर के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे वो भी शेयर करना, वो नहीं हो रहा। तब वो जैसे धीरे धीरे सैडनेस में आया, फिर जाकर के वो
डिप्रेशन में चला गया। जो किसी के कोई नहीं है जो मेरा बात समझे, मैं शेयर कर सकूं, क्योंकि जिनके साथ उनका ये सब होता था वो नहीं है, वो चले गए दूर कहीं, मिलना भी नहीं हो रहा। तो ये 2 केसेस से हम लोग देखे हैं जो इस टाइम पे सपोर्ट का जरूरत होता है, पर हम लोग को ठीक से तो पता नहीं चलता जो कैसे सपोर्ट दिया जाए। तो सपोर्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तभी हम लोग इसके ऊपर खुलासा करेंगे। मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो क्योंकि हीलिंग एक जर्नी है, तो ये जल्दी शुरू नहीं हो पाता। इट इज अ वेरी स्लो जर्नी। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे ही आप आज प्लान किया और आप कल ठीक हो गए। एक छोटा सा प्रैक्टिस है, इट इज द फर्स्ट कोपिंग मैकेनिज्म, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगी ना, आप लोग मेरे साथ वो करें। इट इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। So it is called 4-4-6 rule. So where we inhale, I'll count till 4 and you guys will inhale. 1, Okay. 2, 3, 4. Hold it for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And धीरे धीरे exhale करेंगे till I count 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये जो अभी मैंने आपको कराया ना, ये अगर कभी भी किसी को भी इमोशनली कुछ ट्रिगर हुआ है एंड वो फील कर रहे हैं उस टाइम में, उन्हें लग रहा है कि वो अभी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये 4-4-6 वाली ब्रीदिंग रूल को जब प्रैक्टिस करेंगे 3 to 5 टाइम्स, दे वुड फील बेटर। क्योंकि हम जो ये किए ना अभी, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स, काम डाउन करता है। जो पैनिक क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रिगर, उस चीज को शांत करता है। दूसरा है एक्सप्रेसिंग। लोग जो यूजुअली ग्रीफ से डील करते हैं, जैसे मैंने वो वर्क प्लेस वाला एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया और उन्होंने सोचा कि मेरा वर्क प्लेस मेरे लिए और हेल्दी नहीं रहा। तो ये एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अभी अपने अंदर रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है वो पर्टिकुलर लॉस, वो दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंस ना होल्ड। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, वो पाइल अप नहीं होता है। आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सोच ही लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी से शेयर नहीं करना, तो आप उसको लिखिए। लाइक यू कैन राइट इट जर्नलिंग के तरह, या कभी कभी जब हम किसी लव्ड वन को खो देते हैं तो हम लोग उनको भी डायरी एंट्री के फॉर्म में भी राइट हो, तो हम लोग उन्हीं को लेटर लिख सकते हैं, डियर जिनको भी आप मिस कर रहे हैं उनके लिए। सो ये एक्सप्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इमोशंस को रखते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल, आप एक बकेट में पानी रखे हैं और आपने जग को उसके अंदर पुश किया ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन यू विल लीव द जग ना, वो एक बाउंस करके ऊपर आता है। सेम हमारे इमोशंस के साथ होते हैं। जब हम उन्हें सप्रेस करते हैं तो एक बार में जब वो बाहर आते हैं, सो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंडिविजुअल। तीसरा है मेमोरी रिचुअल। कुछ लोग अपने लव्ड वंस को खोने के बाद सोचते हैं कि जो होना था वो हो गया, आफ्टर द एक्सेप्टेंस फेज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो फिर भी चाहते हैं कि मैं उनके याद में क्या करूं, कैसे कंट्रीब्यूट करूं, या कैसे उनको सिर्फ यादों में या मेरे कामों में कैसे जिंदा रख। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अगर मैं मेमोरी रिचुअल की बात कर रही हूँ, तो जैसे किसी का बर्थडे है, आपके किसी लव्ड वन का बर्थडे है, वो या तो नहीं है, आपने उनको बाय डेथ खो दिया, तो लोग अक्सर जाके ना एनजीओ वगैरह में गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं या उनके नाम पे कुछ पुण्य का काम करने का सोचते हैं। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमें सेटिस्फैक्शन देता है कि चलो मैंने कुछ किया एंड उनके लिए मैं मेंटेन कर रही हूँ ये सारी चीजें। फिर आता है सेल्फ कंपैशन ना। सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग ग्रीफ से गुजरते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी चीजें सुनी है, हमने सबने ये चीज सुना है कि एक कंफ्यूजन और गिल्ट क्रिएट होता है, एक हेल्पलेसनेस आ जाता है कि मैं ही कहीं ना कहीं वो ब्लेम वाले फैक्टर में थी, मैं चीजें ठीक कर सकती थी पर मुझसे नहीं हुआ वो ठीक। तो उस टाइम क्या करना है?
आपको यही सोचना है कि आप जो फील कर रहे हो और आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड होता जो सेम सिचुएशन में होता है, वो अपने आप को ही ऐसे ब्लेम कर रहा होता, तो आप उसको क्या कहते, क्या समझाते, क्या क्वेश्चन पूछते? ये सेम चीज आपको खुद से भी करना है। जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि दूसरे आपका ख्याल रखें उससे पहले यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। तो आप जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, आपके आसपास के लोग आपको चाहे जितना भी सपोर्ट कर दे, जैसे कभी कभी होता है कि सपोर्ट के लिए भी कोई आए ना, तो यू विल फील इरिटेटेड कि नहीं चाहिए मुझे सब। सो बेसिकली आपको अपने लिए हमेशा प्रेजेंट रहना जरूरी है, एंड वो Right. भी धीरे धीरे ही होता है। लास्ट इज सोशल कनेक्शन, बिकॉज ग्रीफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जब आता है ना, तो हमें मन नहीं करता है कि हम लोगों से मिले, हम लोगों से बात करें, एंड हम लोग चूज कर लेते हैं कि मैं आइसोलेट कर लूंगी खुद को, मैं सोशल कनेक्शन बंद कर दूंगी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा खुद को बाहर ले जाएं, या इन द सेंस कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे। जरूरी नहीं है कि आप पार्टीज करें या बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे जाएं, नॉट नेसेसरी। वो एक दो लोगों के साथ आपका दिन का 10-15 मिनट या शाम का वो चाय या कॉफी, दैट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि वो ना आप एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस फील करवाता है, या ये फील कराता है कि ओके, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं मुझे संभालने के लिए, और ये लोग सुनते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग ये सोशल कनेक्शन वाली चीज नहीं करते हैं ना, हमें यही लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा या हमारे सपोर्ट के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, एक्सप्रेस करना खुद को, एंड देन मेमोरी रिचुअल, देन कंपैशन वाली चीज, एंड सोशल कनेक्शन, ये 5 कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फील करती हूँ, लोगों के अपने अपने और तरीके। मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एक तो प्रोफेशनल है कि एक केस आया था, बहुत पहले की बात है, कि एक लाइक ही वाज अ यंग अडल्ट, सो वो अभी अभी अपना वर्क लाइफ शुरू किए थे, ही वाज लाइक, वो बहुत अच्छा काम करते थे अपने वर्क लाइफ करियर में, बहुत अच्छे थे, वेरी हार्ड वर्क। एंड सडनली उनके लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई कि उन्होंने अपने मदर को खो दिया। वो फेज उनके लिए बहुत टफ था, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो अभी न्यू काम शुरू किए हैं, तो वो लीव्स तो ले नहीं सकते थे। वो ऑफिस जाना कुछ टाइम के बाद शुरू किए, एंड ऑब्वियसली ही वाज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अब वो कैसे चीजें हैंडल करेंगे, उन्हें नहीं पता थी। जब वो वर्क लाइक ऑफिस में गए, उन्हें ऐसा फील हुआ कि ही वाज हेल्पलेस। उन्हें ये फील होता था कि लोग वहां पे उनको समझ नहीं रहे हैं, और वो इस वजह से सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। उनको ये फील होता था ना कि ये जो भी मुझे इमोशनली फील हो रहा है, शायद मुझे ये कैरी करके यहाँ नहीं लाना है, बिकॉज इट इज एन अनवांटेड प्लेस। तो उस वजह से उन्होंने बोला कि मुझे और काम करने का दिल नहीं है, या शायद मुझे छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो जैसे रूमा मैम ने कहा कि सपोर्ट, वो सपोर्ट जब हमें सही से नहीं मिलता है, तो ग्रीफ से डील करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो एक वर्क प्लेस का था, एंड एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरा खुद का है। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल इन क्लास 10, एंड ये एक रीजन भी है दैट व्हाई आई टुक साइकोलॉजी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, और उसकी डेथ हुई थी ड्यू टू सुसाइड। तो तब तो मैं टीनेजर थी, और ये सारी जो भी चीजें हुई थी बहुत ज्यादा एकदम, इट वाज वेरी शॉकिंग। कुछ टाइम से कुछ चीजें हो रही थी जो हम लोगों के लिए लगा कि हाँ ठीक है, टीनेज लाइफ में तो होता है, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑल। एंड जब उसने सडन ऐसे किया, और उसका वो पूरा पीरियड जो था ना आफ्टर शी अटेम्प्टेड सुसाइड, वो थोड़ा पेनफुल था, बिकॉज शी वाज इन हॉस्पिटल, शी वाज इन वेंटिलेटर, एंड देन उसके डेथ के बाद आई वाज इन शॉक, लाइक इन अ डिनाइल स्टेट। पहले तो मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो अब नहीं है। मैं यही सोचती थी कि हाँ, वो हॉस्पिटल में वो ठीक हो गया, आ जाएगी। लाइक एक वीक तक मेरा ये डिनाइल फेज चला, एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि लोगों ने तो किया, हम सब ने किया एज अ फ्रेंड जो भी उसके साथ, मैं अलग क्या कर सकती थी। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि इफ बट एंड वो क्वेश्चनिंग, कंफ्यूजन जो है,
वो मेरे साथ बहुत हुआ कि मैं क्या अलग करती तो ये सारी चीजें नहीं होती उसके साथ, एंड दैट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज। आई वाज नॉट एट ऑल ओके, एंड मैंने फिर एक ही चीज सोचा कि इसको एक्सेप्ट कैसे करूं। एंड द फैक्ट दैट हाउ आई एक्सेप्टेड इज लाइक कि आई थॉट कि मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी जो इस एज में है एंड वो ये चीजों से डील करते हैं, सो दैट दे डोंट टेक दिस स्टेप। उनको एक गाइडेंस मिले जो शायद उसको मैं नहीं दे पाई थी उस टाइम, या उसको नहीं मिला था, उसको सुना भी नहीं था हम लोगों ने। सो दिस वाज अ वेरी क्लोज एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस एक मुझे बचपन में एक्चुअली मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो ट्रांसफरेबल जॉब मतलब हर 5 इयर्स में प्लेस चेंज करना। तो प्लेस चेंज करने से क्या होता था, वो जो पुराना जो स्कूल था वो स्कूल और वो जो पुराना जो घर था, लाइक पूरा सब कुछ छोड़कर आप एक नए जगह पे जा रहे हो। तो नए जगह पे जाके फिर दोबारा से एडजस्ट करना, तो ये जो होता है ना टाइम, ये बहुत मैं छोटी थी, मुझे उतना समझ में नहीं आता था, बट हाँ एक लगता था कि पुराने जो दो फ्रेंड्स थे, जो स्कूल था, जो टीचर्स थे, जो लोकेलिटी थी, उसको मैं बहुत मिस करती थी। तो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगता था फिर से नए जगह पे जाके एडजस्ट करना। तो ये मुझे याद आया। और मैंने अपने देखा है, अपने एक फ्रेंड को देखा है, उसका डिवोर्स हो गया था। तो उसका जब पूरा डिवोर्स का जो पूरा प्रोसीजर है वो चल रहा था, तो उसी टाइम पे उसका बेबी बॉर्न हुआ था। तो डिवोर्स होने के बाद जो एक पूरा मैरिज लाइफ का एकदम अचानक से ख़त्म हो जाना, और एक न्यू बॉर्न बेबी को पूरे एनर्जी के साथ उसको केयर देना, ये जो दोनों जॉब उसने किया, ये मैं उसके साथ कनेक्टेड थी। और लाइक हमें लगता था कि ये बहुत ज़्यादा टफ है इसको करना, क्योंकि न्यू बॉर्न मदर, बेबी तो बॉर्न हुआ है बट एट द सेम टाइम मदर भी बॉर्न होती है। तो सेम बहुत वो पेनफुल होता है। और एक मेरे रिलेटिव में एक है, अ, उनका ना एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर था। वो 4th स्टेज में जाके ब्रेन ट्यूमर पता लगा, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर था वो हिडन रहता है, वो शुरू शुरू में उसके कोई सिम्टम्स समझ में आते नहीं है। तो 4th स्टेज में जाके ब्रेन ट्यूमर का पता चला, और वो भी जो सिम्टम्स थे ना वो बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स थे, क्योंकि सर दर्द हो रहा है, थोड़ा चक्कर आ जा रहा है। तो उनका जो बेटा था उसको कहीं थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि जो मदर थी वो थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रही थी, मतलब एक बात बोल रही थी और बातों में ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, अभी कुछ बोल रही है तो फिर भूल के कुछ और बोल रही है। तो फिर उनके बेटे को डाउट हुआ कि कुछ तो है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसके बाद जाके पता लगा कि ये लास्ट स्टेज है और कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी फैमिली को देखा है मैंने, लाइक किस तरीके से कोप अप करना, जब तक वो 6 to 7 मंथ्स जब तक वो थी, ऑलमोस्ट बेड रिडन ही थी, सब कुछ संभालना और उस लॉस से गुजरना। तो ये जो पूरा ग्रीफ एक जो हमारी सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी बचपन में, बुढ़ापे में, सबकी ज़िंदगी में आता है। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज को जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये हमने लाइक हर किसी का एक्सपीरियंस, हर जैसे आप सबने कहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीफ्स में भी हर किसी का हीलिंग टाइम डिफरेंट होता है, राइट। और क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सपोर्ट, मे बी सब कोई सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं आसपास, बट हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है, हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है, तो वो टाइम भी अलग होता है। बट यस, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम इस अब डिस्कस करेंगे कि इससे हीलिंग पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि बहुत लोग, जैसे रूमा मैम ने जो एग्जांपल शेयर किया, वो इट टर्न्ड इनटू डिप्रेशन, राइट। सो ये बहुत बार होता है कि हमें नहीं पता होता है कि पहली पहली बात तो इससे हम हील हो सकते हैं या नहीं। हमें सपोर्ट अगर मिलता है तो वो सही तरह का सपोर्ट हमें मिला है या नहीं, या फिर हम अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही तरह का सपोर्ट क्या हो सकता है। सो हम हीलिंग और सपोर्ट को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज इसमें भी, ग्रीफ ना प्रोसेस करने के दो तरीके होते हैं, राइट। एक होता है जो हेल्दी ग्रीफ का प्रोसेस होता है। हेल्दी मतलब, जब जैसे हमने कहा ग्रीफ
जब हमारे सामने लॉस होता है वो इनएविटेबल होता है कि हम ग्रीफ से गुजरेंगे। एंड आई एग्री विद दियाना, जो दियाना ने पहले कहा कि ग्रीफ के 5 स्टेजेस हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी फॉर्म में, उसी वे में उस स्टेजेस से गुजरे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट जो हेल्दी वे ऑफ ग्रीफ होता है उसमें अपार्ट फ्रॉम वो डिसबिलीव, अपार्ट फ्रॉम द गिल्ट, द कंफ्यूजन, द एंगर, हमारे पास वो एक्सेप्टेंस का वो सेगमेंट आता है जहाँ हमारा ब्रेन ये खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं हम कि हमें एक्सेप्ट करना है जो हुआ, हमने जिसको खोया, हमें उसके बाद उस एक्सेप्टेंस पे पहुंचना है, या हम पहुंचने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे होते हैं, हम रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें टाइम लग सकता है, जैसे हमने देखा कि हीलिंग का टाइम अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ये अनहेल्दी हो जाता है या फिर ग्रीफ में हम स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग इस ग्रीफ के प्रोसेस से निकल नहीं पाते हैं, इवन आफ्टर मे बी 6 months, इवन आफ्टर अ ईयर, इवन आफ्टर 2 years, कभी कभी, राइट। क्या होता है, जब हम स्टक हो जाते हैं उसमें ये एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई भी चीज, हर हर कॉम्प्लेक्स इमोशन के बाद अगर हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तभी हम इसे निकल पाते हैं। हीलिंग तभी पॉसिबल होता है जब हम एक्सेप्टेंस का कुछ सोच भी पा रहे हैं। बट जब जहां हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रहा है, और हर एक चीज जो मेमोरी है, जो भी उनकी मेमोरी को ट्रिगर करता है, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दुनिया से तो लड़ रहे हैं या दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, बट एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, तब हम स्टक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हीलिंग और सपोर्ट की जरूरत, आई थिंक, कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि ये टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है हीलिंग के लिए, या ये टाइम सपोर्ट के लिए ज्यादा जरूरी है। इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप में से कोई कोपिंग स्ट्रैटेजीज कुछ बता सके तो बहुत अच्छा हो, कि हम किस तरह से खुद को हेल्प कर सके या कोशिश कर सके। मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्योंकि हीलिंग एक जर्नी है, तो ये जल्दी शुरू नहीं हो पाता। लाइक इट इज़ अ वेरी स्लो जर्नी। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे ही आप आज प्लान किया और आप कल ठीक हो गए। एक छोटा सा प्रैक्टिस है, इट इज़ द फर्स्ट कोपिंग मैकेनिज्म, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूँगी ना, आप लोग मेरे साथ वो करें। इट इज़ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। So it is called 4-4-6 rule. So where we inhale, I'll count till 4 and you guys will inhale. 1, ठीक है। 2, 3, 4. Hold it for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And धीरे धीरे exhale करेंगे till I count 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये जो अभी मैंने आपको कराया ना, ये अगर कभी भी किसी को भी इमोशनली कुछ ट्रिगर हुआ है एंड वो फील कर रहे हैं उस टाइम में, उन्हें लग रहा है कि वो अभी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये 4-4-6 वाली ब्रीदिंग रूल को जब प्रैक्टिस करेंगे 3 to 5 टाइम्स, दे वुड फील बेटर। क्योंकि हम जो ये किए ना अभी, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स, काम डाउन करता है। जो पैनिक क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रिगर, उस चीज को शांत करता है। दूसरा है एक्सप्रेसिंग। लोग जो यूजुअली ग्रीफ से डील करते हैं, जैसे मैंने वो वर्क प्लेस वाला एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया और उन्होंने सोचा कि मेरा वर्क प्लेस मेरे लिए और हेल्दी नहीं रहा। तो ये एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अभी अपने अंदर रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है वो पर्टिकुलर लॉस, वो दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंस ना होल्ड। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, वो पाइल अप नहीं होता है। आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सोच ही लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी से शेयर नहीं करना, तो आप उसको लिखिए। लाइक यू कैन राइट इट जर्नलिंग के तरह, या कभी कभी जब हम किसी लव्ड वन को खो देते हैं तो हम लोग उनको भी डायरी एंट्री के फॉर्म में भी राइट हो, तो हम लोग उन्हीं को लेटर लिख सकते हैं, डियर, जिनको भी आप मिस कर रहे हैं उनके लिए। सो ये एक्सप्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इमोशंस को रखता है ना, जैसे एक एग्जांपल आप
एक बकेट में पानी रखे हैं और आपने जग को उसके अंदर पुश किया ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन यू विल लीव द जग ना, वो एक बाउंस करके ऊपर आता है। सेम हमारे इमोशंस के साथ होते हैं, जब हम उन्हें सप्रेस करते हैं तो एक बार में जब वो बाहर आते हैं, सो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंडिविजुअल। तीसरा है मेमोरी रिचुअल। कुछ लोग अपने लव्ड वंस को खोने के बाद सोचते हैं कि जो होना था वो हो गया, आफ्टर द एक्सेप्टेंस फेज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो फिर भी चाहते हैं कि मैं उनके याद में क्या करूं, कैसे कंट्रीब्यूट करूं, या कैसे उनको सिर्फ यादों में या मेरे कामों में कैसे जिंदा रख। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अगर मैं मेमोरी रिचुअल की बात कर रही हूँ, तो जैसे किसी का बर्थडे है, आपके किसी लव्ड वन का बर्थडे है, वो या तो नहीं है, आपने उनको बाय डेथ खो दिया, तो लोग अक्सर जाके ना एनजीओ वगैरह में गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं या उनके नाम पे कुछ पुण्य का काम करने का सोचते हैं। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं कि चलो मैंने कुछ किया एंड उनके लिए मैं मेंटेन कर रही हूँ ये सारी चीजें। फिर आता है सेल्फ कंपैशन। ना, सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग ग्रीफ से गुजरते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी चीजें सुनी है, हमने सबने ये चीज सुना है कि एक कंफ्यूजन और गिल्ट क्रिएट होता है, एक हेल्पलेसनेस आ जाता है कि मैं ही कहीं ना कहीं वो ब्लेम वाले फैक्टर में थी, मैं चीजें ठीक कर सकती थी पर मुझसे नहीं हुआ वो ठीक। तो उस टाइम क्या करना है? आपको यही सोचना है कि आप जो फील कर रहे हो और आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड होता जो सेम सिचुएशन में होता, वो अपने आप को ही ऐसे ब्लेम कर रहा होता, तो आप उसको क्या कहते, क्या समझाते, क्या क्वेश्चन पूछते? ये सेम चीज आपको खुद से भी करना है। जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि दूसरे आपका ख्याल रखें उससे पहले यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। तो आप जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, आपके आसपास के लोग आपको चाहे जितना भी सपोर्ट कर दे, जैसे कभी कभी होता है कि सपोर्ट के लिए भी कोई आए ना, तो यू विल फील इरिटेटेड कि नहीं चाहिए मुझे सब। सो बेसिकली आपको अपने लिए हमेशा प्रेजेंट रहना जरूरी है, एंड वो भी धीरे धीरे ही होता है। लास्ट इज सोशल कनेक्शन, बिकॉज ग्रीफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जब आता है ना, तो हमें मन नहीं करता है कि हम लोगों से मिले, हम लोगों से बात करें, एंड हम लोग चूज कर लेते हैं कि मैं आइसोलेट कर लूंगी खुद को, मैं सोशल कनेक्शन बंद कर दूंगी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा खुद को बाहर ले जाएं, या इन द सेंस कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे। जरूरी नहीं है कि आप पार्टीज करें या बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे जाएं, नॉट नेसेसरी। वो एक दो लोगों के साथ आपका दिन का 10-15 मिनट या शाम का वो चाय या कॉफी, दैट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि वो ना आप एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस फील करवाता है, या ये फील कराता है कि ओके मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं मुझे संभालने के लिए, और ये लोग सुनते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग ये सोशल कनेक्शन वाली चीज नहीं करते हैं ना, हमें यही लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा या हमारे सपोर्ट के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, एक्सप्रेस करना खुद को, एंड देन मेमोरी रिचुअल, देन कंपैशन वाली चीज, एंड सोशल कनेक्शन, ये 5 कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फील करती हूँ, लोगों के अपने अपने और तरीके। राइट राइट। तो जब आप सोशल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये जैसे हम सोशल कनेक्शन हम एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क रुमा मैम कि कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जो ग्रीव कर में है, जो ग्रीव कर रहा है, उसको हम एज फैमिली, एज कम्युनिटी कैसे हेल्प कर सकते हैं? फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल होता है ग्रिप से बाहर आने के लिए। तो एट फर्स्ट वो लोग सुन सकते हैं ध्यान से, जो बोलना चाहते हैं, जो ग्रीविंग पर्सन है वो जो बोलना चाहते हैं, उसके ऊपर जजमेंटल नहीं हो करके वो जो भी शेयर करना चाहते हैं उसे बहुत अच्छा से सुन सकते हैं। उसका एंगर इशू हो सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हाँ इस दौरान वो इस पोजीशन में अभी है तो उसका ये हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उसके साथ थोड़ा सा मिलजुल करना, आना जाना रखना, वो कर सकते हैं। उनको वो जब बैठते हैं या सोते हैं
रिलैक्सेशन म्यूजिक चला सकते हैं, उसको रोने के लिए अलाउ कर सकते हैं। अगर वो रोना चाहते हैं खुल करके रोए, वो कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी काम पे नहीं आता है तो एटलीस्ट हम प्रेजेंट हैं, वो मुंह से बताने की भी जरूरत नहीं है, पर हम है वो अनुभव कराना, ये भी बहुत काम करता है। और कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहेंगे, उसमें गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा काम पे आता है जब हम लोग इनैक्ट करते हैं, कुछ अगर क्रिएटिविटी लाया जाए, जो जो पसंद करते हैं। एक ग्रुप में वैरायटी भी हो सकता है, कोई डांस करेगा, कोई गीत गाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई ड्रामा भी मिल कर के कर सकते हैं। तो इसमें बहुत हेल्प होता है उससे निकलने में। और इसके अलावा प्रेयर, ग्रुप मिलकर के प्रेयर करना, वो भी हो सकता है। और जो हवन करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग फैमिली और कम्युनिटी दोनों ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमने लाइक खुद को कोपिंग मैकेनिज्म्स हमने सीखा हम दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है जब हमें नहीं पता होता है कि हमें एक्सपर्ट सपोर्ट की कब जरूरत पड़े, या फिर मुझे है भी या नहीं जरूरत, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हाँ, ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि आसपास वो लोग देखते हैं या फिर बचपन में भी देख के बड़े होते हैं कि ठीक है, मैं भी निकल जाऊँगा धीरे-धीरे, एक बहुत ही कॉमन एक डायलॉग है ना, टाइम है, समय दे दो तो ठीक हो जाएगा, टाइम की बात है, टाइम में सब हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेफ़िनेटली हम अपने आप को टाइम तो देते ही हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ तक आप अपने आप को उतना टाइम दे रहे हैं। अपने सब कुछ किया, रिचुअल्स किए, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, रिलेटिव्स के साथ में जाके आपने शेयर किया। आप दोबारा अपने काम पे लौट के आप अपने काम पे कॉन्संट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप घर पे भी है, हाउसवाइफ है, तो भी आप डेफ़िनेटली घर का जो पूरा आप ज़िम्मेदारी आप उठाते हैं, आप वहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन 6 महीने के बाद भी आप अपने आप को पा रहे हैं कि वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं रहा, आप उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अभी भी उतना ही इंटेंसली आप रो रहे हैं। आप नॉर्मल होना चाहते हैं, लेकिन जभी भी आप अपने आप को उस दुःख से हटाने के लिए कुछ काम करने जाते हैं, तो वो काम आप नहीं कर पा रहे। आप काम को अधूरा छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं कि मुझे ये करना था। आप सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में बैठे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, माइंड है, वो उन्हीं की यादों में अभी भी मतलब है, वहाँ से वो नहीं निकल पा रहा है। आप प्रेज़ेंट में नहीं रह पा रहे हैं। आपको नींद नहीं आती है, आपको भूख लग रही है, नहीं भी लग रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज खाया, खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। और इस तरीके से आप में फटीग बहुत ज़्यादा आ गया है। आप अपने आप को नॉर्मल नहीं आप नहीं देख पा रहे हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उस दुःख से निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। कभी-कभार क्या होता है, लोग इस दुःख को जब नहीं ख़त्म कर पाते तो एडिक्शन मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ का सहारा ले लेते हैं। जैसे अल्कोहल अब्यूज़ करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना भी। कोई भी एक ऐसी आदत जिसमें लगता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्योंकि अ, सब्सटेंस अब्यूज़ करने से, जैसे कि अल्कोहल या फिर स्मोक करने से थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। तो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, यही चीज़ उस रिलीफ़ को पाने के लिए बार-बार उनका माइंड उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और सबसे खराब सोसाइटल आइडिएशन कि मैं अभी नहीं मतलब मेरा ज़िंदा रहना शायद ठीक नहीं है, काश मैं कुछ कर पाता। उस टाइम पे हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी अगर डॉक्टर के पास और कर लेके जा सकता था, तो शायद आज वो ज़िंदा रहते।
मैं नहीं कर पाया, मुझे करना बहुत ज़रूरी था, मैं प्रेज़ेंट क्यों नहीं था जब वो चली गई। तो इस तरीके के थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं और इस तरीके से अगर आपकी लाइफ़स्टाइल, आपका डेली रूटीन बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्टेड हो गया है, तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प लेना चाहिए। और हेल्प लेने का मतलब ये नहीं कि आपके जो आसपास जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जाके फिर से उनके साथ शेयर करना। शेयर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन शेयर करने से आप इस दुख से नहीं निकल सकते। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना ज़रूरी है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी हेल्प इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, तो गूगल में या फिर बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स के ऊपर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स है, आप उन्हें भी डायल कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए कि आप निकल पा रहे हैं कि नहीं। अगर एकदम नहीं हो रहा आपसे, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड डेफिनेटली हेल्प लीजिए। राइट, सो एब्सोल्युटली राइट। हमें कभी-कभी ये पता नहीं चलता है कि हम लाइक वो टाइम फ्रेम कि कितना दिन हम वेट करें, कब तक ये नॉर्मल है, कब तक नहीं है। वेरी लाइक थैंक यू आपने ये बोला। सो हम ओवरऑल हमने ग्रीफ को समझा, हमने जाना ग्रीफ किस तरह के होते हैं, हमने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ग्रीफ कितने तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस। और हमने ये भी सीखा कि ग्रीफ में सपोर्ट, हेल्प और कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन आज इस डिस्कशन के लिए। आई होप हमने अपने ऑडियंस को कुछ आइडियाज़ दिए हैं ग्रीफ को लेकर, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स देम, राइट? सिर्फ ये याद रखें, ग्रीफ नॉर्मल है, ग्रीफ एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है बट नॉर्मल है, ये वीकनेस नहीं है। अगर आप ग्रीफ फील कर रहे हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, इसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग पॉसिबल है सही तरह के सपोर्ट के साथ, और सही तरह का सपोर्ट हमेशा प्रोफेशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, एंड यू कैन एंड हियर।